कैसा रहेगा आपके लिए 2024? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। इस वीडियो में बात करेंगे 1 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे जो ग्रहों की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार सभी लग्न और सभी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष पर्यंत तक। तो उसको जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर राशि और लग्न के अनुसार उपाय, और इसके अलावा उसका प्रभाव आपको कैसे मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं राशि मेष से। तो मेष लग्न और मेष राशि में लग्न में ही गुरु रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु मेष राशि पर विराजमान है, और चंद्रमा 2.5 दिन में बदलते हैं, वो सिंह राशि में रहने वाले हैं। केतु कन्या राशि में 6ठे घर में रहेंगे। शुक्र और बुध 8वें घर में, सूर्य मंगल 9वें घर में रहेंगे, और शनि 11वें घर में रहेंगे वर्ष पर्यंत तक। राहु वर्ष पर्यंत तक यानी कि 2024 पूरे 2024 में वो 12वें घर पर गोचर करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं हम गुरु से, क्योंकि गुरु ही लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो मेष लग्न या मेष राशि के लिए कहा गया है कि गुरु उनके भाग्यशाली ग्रह हैं, यानी कि 9वें घर के मालिक हैं। तो 9वें घर के मालिक अगर लग्न में विराजमान हो, केंद्र में विराजमान हो, तो निश्चित रूप से भाग्योदय होता है, किस्मत के द्वार खुलते हैं। परंतु गुरु अकेले वहां बैठे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने मान सम्मान का। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी किसी भी तरह से अपनी टांग अड़ाने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश ना करें। अगर कोई पूछे तभी अपनी बात को रखें, अन्यथा मान सम्मान में कमी होने का योग होगा। इसके अलावा भाग्य में उन्नति के द्वार खुलेंगे, अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। अब इसी प्रकार जो दूसरे ग्रह हैं मेष लग्न और मेष राशि में, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर खाली है, परंतु इन घरों के स्वामी जहां जहां विराजमान होंगे उसका भी फल आपको जरूर बताया जाएगा। अभी चंद्रमा आपकी लग्न और राशि के अनुसार आपके 5वें घर में है। 5वां घर होता है विद्या, बुद्धि और संतान का, और चंद्रमा आपके चौथे घर के मालिक है, 4th हाउस के लॉर्ड है। तो चौथे घर के मालिक अगर 5वें घर में आ जाएं, और वैसे भी जो चंद्रमा है वो मित्र राशि के होके बैठे हुए हैं यहाँ पे। चंद्रमा तो वैसे सभी के लिए मित्र है, चंद्रमा का कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा का मतलब हमारे मन से होता है। तो मन जिस किसी भी घर में विराजमान है, चंद्रमा जिस किसी भी घर में विराजमान है, उससे संबंधित फल आएगा। अभी चंद्रमा अगर 5वें घर में है, तो जो लोग पढ़ाई में हैं, इस उम्र में है कि वो पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, या कंपटीशन में बैठे हैं, तो उनको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उनको एकाग्रता रखने की आवश्यकता है, एकाग्र रहने की जरूरत है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है। जिस किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हैं, जिस किसी भी विषय पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है। नहीं तो चंचलता रहेगी, अस्थिरता रहेगी, मन बेचैन रहेगा, उसको बदलने की कोशिश की जाएगी। अगर आप नहीं बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय होगा, निश्चित रूप से उस चीज में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि भी गुरु की आपके 5म स्थान पे है, यानी कि विद्या के स्थान पर है। और जो लोग विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि 5वां घर संतान से भी संबंधित है। इसी प्रकार जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे से जुड़े हैं, उनमें उनको लाभ होने की अधिक संभावनाएं हैं, बशर्ते कि सोच समझ के आगे बढ़ा जाए। अभी 6ठे घर में बैठे हैं केतु। अब केतु अगर 6ठे घर में है, और 6ठा घर किस चीज से संबंधित है? 6ठा घर है रोग, कर्जा और शत्रु। तो आपको रोग से ग्रसित होना पड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पेट की खराबी हो सकती है, पाचन क्रिया खराब हो सकती है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो उसमें अधिक से अधिक मेहनत करें, परिश्रम करें, अन्यथा कंपटीशन में आप रह सकते हैं। और कंपटीशन में सफलता चाहते हैं तो अपने साथ का, अपने पार्टनर का, जो भी आपके साथ हैं, आप जो उस कंपटीशन में हैं, उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाएं, अपने मन को एकाग्र करें, यानी कि उस कंपटीशन के कार्य में मन को लगाएं, उसमें मेहनत की आवश्यकता है। अन्यथा इस वर्ष आपको उससे संबंधित चीजों में
नुकसान हो सकता है। शत्रुओं पर ध्यान रखें, ना चाहते हुए भी आपके शत्रु पैदा होंगे और वो आप पे हावी रह सकते हैं। और कर्जा करने से बचें, क्योंकि छठे घर में अगर केतु महाराज विराजमान है तो आपको कर्जदारी का योग बनता है। तो कर्जे से आपको बचना है, शत्रुओं से सावधान रहना है, पाचन क्रिया ठीक रहनी चाहिए, पाचन क्रिया आपकी खराब हो सकते हैं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपका 7वां घर खाली है, मेष लग्न और मेष राशि वालों का। 8वें घर में यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध दोनों विराजमान है। अभी शुक्र और बुध दोनों इस कुंडली के क्या हैं? तीसरे घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं। बुध और शुक्र जो महाराज हैं वो आपके 7वें घर का मालिक हैं। तीसरा घर हमारी पराक्रम शक्ति है, छठा घर रोग कर्जा और शत्रु देने वाला है, 7वां घर लाइफ पार्टनर है, डेली इनकम है और साथ में बिजनेस है या बिजनेस पार्टनर है। तो इन सब चीज से आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी ग्रह छठे 8वें घर में चला जाए तो वो नुकसानदायक होता है। अभी पराक्रम शक्ति का मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखना है। उसका अर्थ ये नहीं है कि अधिक कॉन्फिडेंस आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहने लगें या आपको लगने लगे कि भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर लूंगा। कोई भी कुछ भी कर सकता है, परंतु तीसरे घर का मालिक अगर 8वें घर में आ गया है तो पराक्रम शक्ति कमजोर होगी। और वो पराक्रम शक्ति ऐसी भी हो सकती है कि आप डिप्रेस हो जाएं कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ जीवन में कर नहीं पाऊंगा। और ऐसी भी हो सकती है कि मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसा भी नहीं करना, उसका बैलेंस बना के रखना है और अपने आप को दबाना भी नहीं है। बहन भाइयों से बना के रखनी है, क्योंकि तीसरा घर बहन भाइयों का है। तो बहन भाइयों से बनाते हुए चलें, अपनी कॉन्फिडेंस बना के रखें, अपने पराक्रम शक्ति पर विश्वास रखें। और इसके अलावा शुक्र महाराज भी वहां पर विराजमान है। तो शुक्र का मतलब क्योंकि लाइफ पार्टनर से है तो पार्टनर से बना के रखें। पति पत्नी के संबंधों में किसी भी प्रकार की दरार ना आ जाए, किसी भी प्रकार का शक उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप किसी भी रूप में है उस पर भी ध्यान रखें। उसमें भी धोखा मिलने का योग है, षड्यंत्र होने का योग है, क्योंकि 8वां घर षड्यंत्रों को इंडिकेट करता है, गुप्त चिंताएं देता है। ऐसी चिंताएं जो हमने की तो हुई हैं गलतियां, परंतु उजागर नहीं है, वो उजागर हो सकती हैं, उनका डर बना रहता है। तो पति या पत्नी के संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई वैर भाव उत्पन्न ना हो, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी तरह के व्यापार में इस समय वर्तमान समय में आपको पैसा कहीं भी नहीं लगाना है, किसी के मांगने पे भी नहीं देना है। अपने पैसे को अपनी अंटी में ही रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मेष लगन और मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें घर के मालिक हैं। तो दूसरे और 7वां, दूसरा घर है हमारे धन का, दूसरा घर है हमारी वाणी का। तो संयम रखते हुए चलना है, वाणी पर कंट्रोल करते हुए चलना है, धन को कंट्रोल करते हुए रखना है, बैंक बैलेंस बना के रखना है। दिया गया हुआ पैसा वो एक अंधे कुएं में चला जाएगा। 8वें घर को अंधा कुआं भी बोला जाता है, क्योंकि वो पाताल का भी घर है। तो अपने धन को, अपनी वाणी को, अपने पार्टनर को, इन सब पे ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से 2024 आपके लिए मंगलमय होगा। इसी प्रकार आपके 9वें घर में सूर्य और मंगल विराजमान है। सूर्य आपके 5वें घर के मालिक हैं और मंगल आपके लगन के लॉर्ड हैं। लगन के लॉर्ड भी हैं और 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। लग्नेश को वैसे अष्टमेश दोष नहीं लगता है, परंतु 8वें घर के मालिक होके और लगन के मालिक होके वो सूर्य के साथ विराजमान है और मंगल वहां अस्त भी हैं। तो कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसका अपना फल नहीं रहता, उसके फल में कमी आ जाती है। तो जब मंगल में कमी आ गई, मंगल बलहीन हो गया, तो मंगल से संबंधित जितनी भी चीजें उसमें आपको लाभ नहीं हो सकता। बराबर सा रहेगा परंतु लाभ की संभावना नहीं है। अब 9वें घर के अगर सूर्य हैं तो वो भी अच्छे नहीं कहे गए हैं, शुभ नहीं कहे गए हैं, क्योंकि 9वां घर धर्म से जुड़ा हुआ है, बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है और सूर्य एक अग्नि कारक ग्रह है। तो अग्नि कारक ग्रह अगर 9वें घर में जाएंगे तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, बुजुर्गों का आदर सत्कार करना होगा, बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा किसी बुजुर्ग के जाने का समय भी हो सकता है। परंतु ये सब फल मिलेंगे कब, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब कब ये फल मिल सकते हैं। तो बने रहिए कुंडली के अंदर। इसके अलावा शनि आपके 11वें घर में है।
तो शनि अगर 11वें घर में हो तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कोई भी ग्रह अगर 11वें घर में हो तो वो शुभ फलदायी होता है। अब विशेष रूप से शनि अगर वहां विराजमान है तो शनि तो अपने आप में अपनी ही राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में है। तो शनि कुंभ राशि पर बैठ के 11वें घर में, 11वां घर क्योंकि हमारी इनकम का है, हमारी मनोकामना का है, हमारी इच्छा का है, हमारी बहुमूल्य संपत्ति का है, हमारे जितने भी बड़े कार्य हैं उन सब का घर 11वां है। तो इन सब चीजों में आपको लाभ होगा। जितनी भी आपकी मनोकामनाएं किसी भी रूप में, मान लीजिए हो सकता है विवाह की मनोकामना हो सकता हो कि आईफोन लेने की मनोकामना हो सकता है कि कार लेने की मनोकामना हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी लेने की मनोकामना हो, कोई भी कामना वो पूर्ण हो सकती है इस 2024 में वर्ष में, क्योंकि शनि आपके 11वें घर में विराजमान है और वो आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी यानी कि 10वें घर के भी स्वामी हैं। तो 10वां घर किस चीज का है? हमारे कर्म का। तो कर्म के मालिक 11वें घर में बैठे हैं, इसका मतलब प्रमोशन होने का भी योग है। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं, बड़े दिनों से प्रमोशन टलती जा रही है, तो 2024 में प्रमोशन होने का भी योग आपकी कुंडली में बनता है, इस वर्ष बनता है। अब राहु है आपके 12वें घर में विराजमान। यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि राहु एक नेगेटिव प्लेनेट है। राहु हर प्रकार की जितनी भी गलत चीजें हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितनी भी गंदगी है किसी भी रूप में, झूठ बोलने से लेकर शराब तक, नॉन वेज, जो भी जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब राहु से संबंधित है। या ये समझे कि इस दुनिया में जो भी डिपार्टमेंट गलत है वो सब राहु के अधीन है। और राहु अगर 12वें घर में बैठ जाए तो 12वां घर भी खराब कहा गया, 12वां घर खर्चे का कहा गया, 12वां घर नुकसान का कहा गया, 12वां घर डॉक्टरी खर्चे का कहा गया, 12वां घर विदेश यात्रा का कहा गया है। तो अगर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको संभलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि विदेश यात्रा में आपको नुकसान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो गलत लोगों के बीच में आप फंस जाओ, कहीं ऐसा ना हो गलत चीज में आप पैसा लगा दो तो आपका नुकसान हो जाए। लॉटरी सट्टे में आपको पैसा लगाते हुए बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टरों पे पैसा ना खर्च हो, फिजूल खर्ची ना हो, इसका मतलब आपको बीमारी से भी सचेत रहना है। जबरदस्ती पैसा जाने का योग है, पता लगे आप किसी वकील के हाथों फंस गए, इसका मतलब ये नहीं कि वकील गलत है, इसका मतलब ये कि राहु खराब है। फंस इसके लिए गए कि आपके ऊपर जबरदस्ती के षड्यंत्र डाल दिए गए, जबरदस्ती की कोई चीजें आप पे लाद दी गई, उसके लिए फिर आपके पास वकीलों पे खर्चा हो रहा है या डॉक्टरों पे खर्चा हो रहा है। उस बात का आपको ध्यान रखना है। यह है 2024 का मेष लगन और मेष राशि वालों का फलादेश। अब इन सब का फल मिलेगा कब? पहले तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, यह समझ होनी चाहिए कि जो भी आपकी कुंडली के अंदर सबसे शुभ ग्रह है जन्म समय में और जो सबसे शक्तिशाली बलवान ग्रह है, उसका फल सबसे अधिक आने वाला है। और उसका फल अधिक आएगा तभी जब उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। मान लीजिए जो शुभ प्रेडिक्शन दी गई है, शुभ फलादेश किया गया है, तो उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा होनी चाहिए। और जिस ग्रह की अशुभ फलादेश किया गया है, उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तभी वो फलदायी होगा, अन्यथा वो निष्फल होगा। गोचर के ग्रह हमेशा ही फलदायी हो ऐसा नहीं है, गोचर के ग्रह हमेशा ही शुभ फल दें या अशुभ फल दें ऐसा नहीं होता। होता तभी है जब जन्म के ग्रह एक्टिवेट हों, जन्म के ग्रह शक्तिशाली हों, बलशाली हों, जन्म के ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तभी वो शुभ फलदायी या अशुभ फलदायी होते हैं। अब बात करें मेष राशि और मेष लगन वाले अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन की दिनचर्या में हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।